नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आईएफबी एग्रो सुर्खियों में है। कंपनी ने एक्सचेंजेस को बताया है कि वो 40 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगी। कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड अपनी मर्जी से नहीं खरीद रही है, बल्कि उसके साथ जबरदस्ती की जा रही है, यह कंपनी का कहना है। दिलचस्प यह है कि यह रकम उसके साल भर के मुनाफे के बराबर है। हम आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड जिस रिफॉर्म के मकसद से शुरू किए गए थे वो कहीं भटक गए हैं, क्या ये राजनीतिक दलों के लिए उगाही का जरिया बन गए हैं और इसे ठीक करने के लिए क्या करने की जरूरत है। कंपनियां क्या इसी तरह से अपना मुनाफा पॉलिटिकल पार्टीज की झोली में डालती रहेंगी? इससे हम एक्सपर्ट्स और कॉर्पोरेट इंडिया के प्रतिनिधियों से समझने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे बहुत ही खास मेहमानों के साथ। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। राजनीतिक दलों को चुनावी चंदा मिलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। कोलकाता बेस्ड डिस्टिलरी कंपनी आईएफबी एग्रो ने स्टॉक एक्सचेंज को 40 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जाने की बात कही है। कंपनी का आरोप है कि वो अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि दबाव के चलते ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रही है। आईएफबी एग्रो का आरोप है कि पहले तो उस पर एक्साइज अधिकारियों की ओर से उगाही का दबाव बना, फिर डिमांड पूरी न होने पर जून 2020 में करीब 150 गुंडों ने प्लांट को बंद करने की धमकी दी, जिसकी शिकायत प्रशासन से करने के बाद भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक स्वैच्छिक डोनेशन है, इसे लेकर कोई पार्टी किसी पर दबाव नहीं बना सकती। पहले समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, जिसे लेकर ये बखेड़ा खड़ा हुआ है। दरअसल ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसके ऊपर एक करेंसी नोट की तरह उसकी वैल्यू लिखी होती है, जिसे राजनीतिक दलों को पैसा दान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये चुनावी बॉन्ड 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के मूल्य में होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को 2017-18 में लाया गया था, जिसका मकसद चुनावी चंदे के लेन देन में पारदर्शिता लाना था। ये बॉन्ड उन्हीं दलों को दान दिया जा सकता है जिसने पिछले चुनाव में कुल वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई जारी करती है। बैंक बॉन्ड खरीदने वाले का नाम गोपनीय रखती है, लेकिन इसे खरीदने वाले की पूरी जानकारी बैंक के पास होती है। इस बॉन्ड पर कोई ब्याज नहीं मिलता। राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग को बताना भी होता है कि उन्हें कितनी रकम इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पर मिली है। समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड की आखिर क्यों जरूरत पड़ी। दरअसल 2017 से पहले 20,000 रुपए से कम के चुनावी चंदे का सोर्स बताने की जरूरत नहीं थी। इसका फायदा पार्टियां उठाती थीं और चुनावी चंदे के तौर पर मिले 80 से 90% पैसों को 20,000 से कम में दिखाकर स्रोत को छिपा ले जाती थीं। ये चंदा ब्लैक मनी का जरिया बनता था और यही काला धन चुनाव में अनाप शनाप खर्च होता था। फिलहाल इलेक्टोरल बॉन्ड से इस पर लगाम तो कसी गई, लेकिन जबरन इसकी उगाही कारोबारियों से की जाएगी, इसकी आशंका नहीं थी। चुनावी चंदे की बात करें तो 2019-20 के दौरान चंदा पाने के मामले में बीजेपी सबसे आगे है। देश की 5 बड़ी पार्टियों को 921 करोड़ 95 लाख का कॉर्पोरेट चंदा मिला और इसमें से 720 करोड़ 40 लाख रुपए बीजेपी की झोली में गिरे। बीजेपी के अलावा कांग्रेस को 133 करोड़ से थोड़ा अधिक का चंदा मिला। एनसीपी को 15 करोड़ 80 लाख का चंदा मिला, जबकि सीपीआई को कोई चंदा नहीं मिला है। फिलहाल जनतंत्र और जनता के पैसे से ही चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों की ओर से जब आईएफबी एग्रो जैसी कंपनियों से जबरन चुनावी चंदा उगाने की बात सामने आए, तो ये लोकतंत्र के लिए कतई ठीक नहीं कहा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बेहद खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आइए आज के मेहमानों का परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ हैं एसवाई कुरैशी साहब, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। कुरैशी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं अनुराग मित्तल साहब, पूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं एडीआर के। अनुराग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं सुनील अलग साहब, एमडी हैं एसके एडवाइजर्स के। अलग सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अलग सर, मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आपसे ही करना चाहूंगा। पूरा ये इश्यू जो है, ये
कॉरपोरेट के एक ऐसे पेन पॉइंट को संबोधित करता है सर, जिस पर आज तक चर्चा नहीं हो रही थी। ये एक ऐसा पेन पॉइंट है जिसे कॉरपोरेट सेक्टर की कंपनियां सहती आई हैं, लेकिन संभवतः ये मेरी जानकारी में इतना बड़ा कदम आईएफबी एग्रो ने पहली बार उठाया है। और यह पता चल रहा है कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज का, न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज बल्कि बाकायदा पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट, सरकार, क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट पर सीधे सीधे आरोप लगे हैं, किस तरह से पॉलिटिकल जो पूरा का पूरा स्टैब्लिशमेंट है वो कॉरपोरेट को अपने शिकंजे में लेने के लिए किस तरह से एक्सटॉर्शन का सहारा ले रहा है। ये कितना इंपॉर्टेंट आईएफबी का ये कदम है सर, और इसे किस रूप में कॉरपोरेट देख रहा है? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि हर एक पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे चाहिए, चाहे एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कि भाई इलेक्शंस लड़ने के लिए। हमारे सिस्टम में पहले से वो कैश दिया जाता था और जो चेक देते थे वो कंपनी डिक्लेयर करती थी कि भाई हमने इतने चेक दिए एंड रेस्ट वाज ऑल कैश। अब कैश को बदलने की कोशिश की बाय हैविंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जो खरीद के आप ताकि आप कंपनी डिक्लेयर करें कि भाई इतने पैसे हमने इलेक्टोरल दिए हैं। अब देखिए, पुराने जमाने में हमारे जितने फैमिलीज थे ना, वो कहते थे कि भाई साहब हम एक लड़का जो है वो कांग्रेस को वोट करेगा, दूसरा लड़का जो है बीजेपी करेगा, तीसरा लड़का वो ऐसे, ताकि वो सब कुछ खुफिया रखते थे। मेन रीजन जो आप कहते हैं ना कि देखिए, आप जो प्लेट्स बेचते हैं अमेरिका में, एक प्लेट आप $10,000, $15,000, तो सेम अमाउंट ऑफ मनी इज ब्रॉट इन। द ओनली डिफरेंस जो मैं देखता हूं आजकल कि देखिए वहां पे ओपनली होता है, और जो गवर्नमेंट पावर में आती है वो कभी भी अगेंस्ट नहीं जाती है इंडिविजुअल के अगेंस्ट, या जो भी इंडिविजुअल है कि भाई आपने क्यों मुझे पैसे नहीं दिए, आपने उल्टा पार्टी को दे दिया, दूसरे पार्टी को दे दिया। यहां पे फेयर है सारे कॉर्पोरेट्स में कि भाई साहब अगर मैंने पैसे दिए और मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और मैंने दिए सिर्फ कांग्रेस को या बीजेपी को, और अगर दूसरी पार्टी आ गई तो वो मेरे पीछे पड़ जाएगी। तो ये तो हिसाब किताब, अगर बैलेंस लाना है तो पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज को डिसाइड करना है कि हम किसी के पीछे नहीं जाएंगे, आप जो मर्जी करिए। ये जब तक नहीं आएगा तब तक तो पॉलिटिकल पार्टीज लड़ते रहेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो इशू किए गए थे इनिशियली, वो यही सोच रहे थे कि भाई साहब कैश के बदले आप बॉन्ड्स खरीदिए, बट उल्टा सीधा चलता गया है। अब कहां पहुंचेंगे हम लोग? आईएफबी का बड़ा स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ है कि अगर वो पैसे मांगे एक्साइज ऑफिसर ने, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के तरफ उन्होंने क्यों डिक्लेयर किया पता नहीं। अब कोई एक्साइज ऑफिसर को मिलने नहीं वाला कुछ पैसे अगर वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, तो मतलब कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जो भी पावर में है वेस्ट बंगाल में या सेंटर में, वो सोच रहे हैं कि भाई साहब मैं आपको दे रहा हूं, आप जरा एक्साइज ऑफिसर को कुछ कंट्रोल करिए। ये तो बड़ा अनयूजुअल केस हुआ है जहां पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर आपने जो कह रहे हैं कि भाई एक्साइज ऑफिसर का प्रेशर आ गया, लेकिन पर्पस ये है, एग्जैक्टली सर, ये है कि देखिए, बिल्कुल सर, ये सीधा सीधा क्लियर है सर। अगर इसको थोड़ा सा आईएफबी के केस को आप देखें तो ये क्रिस्टल क्लियर है। ये समझने में देर नहीं होनी चाहिए कि वहां पर पश्चिम बंगाल में टीएमसी की गवर्नमेंट है, वहां पर एक्साइज ऑफिसर्स जो है वो एक्सटॉर्शन के लिए उन पर दबाव डाल रहे हैं। इससे पहले सर आप देखिए जो उन्होंने लेटर लिखा है, उससे पहले के लेटर्स भी आप देखिए, 26 जून 2020 को आप देखिए, फिर 22 दिसंबर 2020 को देखिए, दो बार लेटर लिखते हैं कि आईएफबी एग्रो डिस्क्लोज टू स्टॉक एक्सचेंज दैट इट्स डिस्टिलरी इन साउथ 24 परगना वाज अटैक्ड by 150 armed goons. They forced the closure of its distillery, beating up employees, holding them hostages. ये क्लियर है सर कि ये किस हद तक जाकर एक्सटॉर्शन के लिए, उगाही के लिए कंपनियों पर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन फिर इससे मैं जरा अनुराग सर आपके पास आना चाहूंगा। सर इससे तो ये जो बेसिक आइडिया जो था इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लाने का, वही ऑल्टर हो गया। आप लाए थे कि इसमें पारदर्शिता आएगी, अब ये तो लग रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड तो ठीक है, कान इधर से मत पकड़िए उधर से पकड़िए, लेकिन है तो ये उगाही का जरिया ही अंततोगत्वा। सर ने जो बताया बिल्कुल ठीक बोला उन्होंने कि सभी जो जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, तो पहले जो आप बता रहे हैं कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट होता था जो इलेक्शन कमीशन में दिया जाता था, और ये जो एडीआर का डेटा है दिस इज बेसिकली ऑन द आरटीआई इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो इलेक्शन कमीशन से ही ऑब्टेन किया जाता है। तो उस कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट में देयर वर वेरी क्लियरली आइडेंटिफाइड कि इस XYZ कॉर्पोरेट ने इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को दिया है।
अब उसमें कई बार ये भी देखा जाता था, सेम कॉर्पोरेट हैज गिवन अ पॉलिटिकल फंडिंग टू बोथ द मे बी मेजर लाइक पॉलिटिकल पार्टीज। उस चीज को सर्कमवेंट करने के लिए जो आप अभी कह रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी को बेसिकली जस्ट टू अवॉइड इट एंड जस्ट टू अवॉइड कि इस पर्टिकुलर कंपनी ने दिया उनको आइडेंटिफाई ना किया जा सके, दिस पर्टिकुलर थिंग हैज बीन ब्रॉट इन। सो आई डोंट नो जो आप कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी को कहां तक इसने एड्रेस किया ट्रांसपेरेंसी का, बल्कि बिल्कुल ऑपोजिट। Here the government can identify, like State Bank of India has been authorized, the government can come to know who has given, how many times it has been given. But as a taxpayer, as a public, there is no information public domain में, या तो जो इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट पे भी है कि किन पॉलिटिकल पार्टीज की एलिजिबिलिटी है इन डोनेशंस को देने की, और दूसरा क्योंकि अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स में इट्स जस्ट अ बेरर इंस्ट्रूमेंट, सो नोबडी कैन गेट टू नो व्हिच पर्टिकुलर कंपनी हैज गिवन। इसमें मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, ये जो अभी डायरेक्टली आपने जो वेस्ट बंगाल का केस लिया, काफी बात होती है रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी की ईज ऑफ बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया एंड सो मेनी इन्वेस्टमेंट्स आर कमिंग। इफ यू सी इट्स अ डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन। अगर ईज ऑफ बिजनेस इज देयर, एंड ईज ऑफ बिजनेस हम किस चीज के लिए कहते हैं कि देयर आर नो लाइक ब्यूरोक्रेसी, देयर इज नो रेड टेप, डिफरेंट अप्रूवल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, सिंगल विंडो क्लियरेंस इज देयर। और वेस्ट बंगाल के केस में सो दीज आर बेसिकली जो यूएस में कहते हैं, दीज आर फैसिलिटेशन पेमेंट्स। So these are facilitation payments to fast track my application or to give me some kind of an exemption, to have me some kind of a favorable thing. But yes, the government can get to know किसने दिया है। उनको पहले भी पता था, लेकिन पब्लिक का बड़ा आउटक्राई होता था कि इस कंपनी ने दिया है तो इसलिए उसको शायद टेंडर मिल गया। अब पब्लिक डोमेन में दैट इंफॉर्मेशन हैज बीन टेकन अवे, बट द गवर्नमेंट कैन गेट टू नो। और एडीआर की एक इंफॉर्मेशन में ये भी आया था उन्होंने कि इसमें एक अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर है जो बेरर बॉन्ड्स में होता है, लेकिन वो किसी को नहीं मालूम। तो उससे द गवर्नमेंट कैन ट्रैक, जो मैंने पहले भी बोला कि कितनी रेकरिंग डोनेशंस आई हैं, व्हिच कैन आल्सो बी असर्टेन थ्रू एसबीआई, लेकिन फॉर द पब्लिक देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी। बिल्कुल, बाकी मैं आपको आगे कुछ और बताना चाहूंगा। एग्जैक्टली सर, मैं आऊंगा आपके पास। मैं जरा ओपनिंग रिमार्क ले लूं कुरैशी सर का। कुरैशी सर, मेरा आपसे भी सवाल होगा। देखिए, पूरा ये जो पूरी एक्सरसाइज की गई इलेक्ट्रोल बॉन्ड लाने की, ये इसलिए की गई थी कि पारदर्शिता लाइए, ब्लैक मनी का बड़ा इन्वॉल्वमेंट हो जाता था। इन्होंने कहा कि साहब ब्लैक मनी नहीं आएगा, बॉन्ड खरीदिए, व्हाइट मनी से खरीदिए, बैंक आपका नाम सुनिश्चित करेगा कि सत्ताधारी दल या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ना बताएं किसने टीएमसी को दिया, किसने बीजेपी को दिया, किसने कांग्रेस को दिया, कुछ कभी पता चलेगा ही नहीं। तो फिर बदले वाली राजनीति की या कार्रवाई की कोई गुंजाइश ही नहीं। अब आईएफबी के केस में अब आप इनका जो दर्द है, इनका जो मर्म है, जो सेबी के सामने इन्होंने रखा है, किस तरह से देखते हैं सर? ये देखिए, ये बहुत गंभीर मामला है, इसमें कोई शक नहीं। और मैं ये याद दिलाना चाहूंगा कि जब 2017 के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छे सेंटेंसेस यूज किए थे कि विदाउट ट्रांसपेरेंसी ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर नॉट पॉसिबल। पहला स्टेटमेंट था। दूसरा ये कि 70 साल से हम कोशिश कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी लाए, जिसमें हम नाकाम हो गए हैं। तो हमने सोचा कि अब तीसरा सेंटेंस ये होगा कि अब जो हम लाए मेजर्स करेंगे उससे ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। हुआ उसका उल्टा, क्योंकि जितनी भी ट्रांसपेरेंसी थी, जैसे कि अलग साहब ने बताया कि 20,000 के ऊपर के सारे लेन देन जो था वो इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट किया जाता था। 20,000, और अब 20 करोड़ का और 200 करोड़ के भी ट्रांजैक्शन का कुछ पता नहीं होगा किसने किसको दिया। इसको सीक्रेट रखने का क्या मतलब है? कोई तो कि नहीं, ये ट्रांसपेरेंसी रीजन क्या दिया गया कि कॉर्पोरेट जो डोनर्स हैं वो चाहते हैं सीक्रेट रहे कि किसने किसको दिया, और जबकि जनता चाहती है ट्रांसपेरेंसी, ताकि पता तो लगे कि किसी कंपनी ने सरकार को या किसी पार्टी को 10, 20, 50 करोड़ दिए, उसके बदले में सरकार उसको क्या फायदा पहुंचाने जा रही है, कौन सा लाइसेंस, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, और कौन से वो बैंक लोन जिसको लेके वो भाग जाएंगे। ये चीजें तो अब तब पता होनी बिल्कुल बंद हो गई। बल्कि दूसरी एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि एक ट्रांसपेरेंसी, एक इसमें ये भी है कि 1% से ज्यादा वोट जिसको मिलेगा उसी को ये बॉन्ड मिल सकते हैं। यानी नई पार्टी का तो कोई स्कोप ही नहीं। ऐसे सूरत में अगर ये स्कीम पहले आ गई होती तो आम आदमी पार्टी को तो कुछ भी ना मिलता। लेकिन आम आदमी, अच्छा दूसरी चीज, आम आदमी पार्टी ने एक ट्रांसपेरेंसी ऑफ फंडिंग का एक बड़ा अच्छा मॉडल क्रिएट किया था। उनके 1-1 रुपए का चंदा और 1-1 रुपए का खर्चा सब वेबसाइट पे होता था, जिसकी मैं पूरी दुनिया में तारीफ करता था। तो एक दफा मुझे किसी का मैसेज आया कि साहब आप तारीफ करते हैं, वो तो उन्होंने वेबसाइट से हटा दिया। मैंने इन लोगों से पूछा कि भाई आपने कैसे हटा दिया? कहने लगे साहब हर डोनर के ऊपर रेड हो गया है। तो ये इस तरह के अगर तरीके होंगे तो ट्रांसपेरेंसी कहाँ से आएगी?
और मैं तो समझता हूँ कि अभी भी और चलिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का इतनी शौक है, रहने दीजिए। एक तो सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर जल्द से जल्द जजमेंट देनी चाहिए। एक नेशनल इंटरेस्ट का, नेशनल इंटेग्रिटी का इशू है, और 5 साल से सुप्रीम कोर्ट को टाइम नहीं मिला। ठीक है सर, ऑलराइट सर, सुनिए इसमें अलग साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अलग सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूं कि देखिए, जो आईएफबी का केस है, इन्होंने जो भी ऑफिसर, किसी ने ब्राइब मांगा है तो उन्होंने कह दिया ना, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं पॉलिटिकल पार्टी को दूंगा, मैं आपको नहीं देने वाला। तो इसलिए वो उन्होंने बॉन्ड खरीदे हैं। तो ये हिसाब किताब जो हो रहा है ना, कि भाई साहब अंडर प्रेशर आया है कि भाई मैं अगर आप दूंगा भी तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को दूंगा, आपको नहीं दूंगा। नहीं, वो देना मजबूरी है। अलग सर यही तो हम कह रहे हैं कि देना भी तो मजबूरी इस पॉलिटिकल पार्टी के लिए। बस वही है। 45 आईएफबी का मुनाफा आप देखिए सर, आप 40-45 करोड़ के आसपास का है। आज ही हमारे जो रिसर्चर हैं आशीष, उन्होंने बताया कि अगर ये स्टेक होल्डर्स को जाता तो 70 रुपए का डिविडेंड मिल सकता था जो वहां के स्टेक्स होने, लेकिन वो जा रहा है पॉलिटिकल पार्टी को। अब ऐसा तो है नहीं कि खुशी खुशी वो दे रहे हैं। नहीं, उन्होंने ये नहीं डिक्लेयर किया कि किस पॉलिटिकल पार्टी को। नहीं, वो डिक्लेयर नहीं किया। वो सिर्फ वही तो मैं पॉइंट रेज कर रहा हूं। अंटिल ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज जॉइन हैंड्स और कहें कि भाई साहब अब हम किसी के पीछे नहीं जाएंगे, जैसे अमेरिका में होता है, कोई रिपब्लिकन को देता है पैसे, कोई डेमोक्रेट्स को देता है, जब दूसरी पार्टी आ जाए हम नहीं करेंगे, तब जाके शायद रियल ट्रांसपेरेंसी विल स्टार्ट, ओनली देन। और जब तक ये नहीं होगा तो आप चाहे कोशिश करते रहिए कि जो अलग सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैं मित्तल सर आपके पास चलना चाहूंगा। एडीआर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए 2012 के आसपास से अगर हम डेटा की तुलना करें, जो पॉलिटिकल पार्टीज को, टॉप 5 पॉलिटिकल पार्टीज को जो पैसा मिला है वो 19-20 में 143% बढ़ गया। अनडाउटेडली इसमें 720 करोड़ का जो सबसे बड़ा चंक है बीजेपी को है, क्योंकि सत्ता में वो रही है स्वाभाविक रूप से, इसमें कोई राजनीतिक पक्ष विपक्ष न ढूंढते हुए। लेकिन क्या पॉलिटिकल पार्टीज को ये जो चंदे के मिलने की इतनी जबरदस्त बढ़ोतरी है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? ये इलेक्टोरल बॉन्ड लाने का आइडिया था, ये स्वाभाविक एक्सपेक्टेड लाइंस पर है या कुछ गड़बड़ है इसमें? जो शायद मैंने आपको पहले भी बताया, जस्ट टू फैसिलिटेट इसकी जो इलेक्टोरल आप एक्सपेंसेस देखते हैं, कितना मेमूथ इलेक्शन में खर्चा है। ये जब से डिजिटल ये इनोवेशन, डिजिटल प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, तो कितना आप जितनी रैलीज आप देखते हैं, वेयर इट हैज टू बी फंडेड फ्रॉम, उस फंडिंग के लिए यू रिक्वायर ऑल दीज पॉलिटिकल स्पॉन्सरशिप फ्रॉम द कॉर्पोरेट्स। तो ये जो आप देख रहे हैं इतनी बढ़ोतरी हुई है, दिस इज बेसिकली अ रियलिटी विच इज देयर, लेकिन साइड में देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी विच इज देयर। सो जो आप ये बात कर रहे हैं कि यस देयर इज एन अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ, एंड सेकेंडली जो मोर इम्पोर्टेंट थिंग है, जैसे पॉलिटिकल फंडिंग है, देयर आर सो मेनी लॉज इन द कंट्री। कई बार ये भी बहुत मिसलीड किया जाता है कि हम ये अमेंडमेंट ला रहे हैं, नया लॉ ला रहे हैं। एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हमारे देश में ऑलरेडी है। चलिए अगर आपने उसमें पॉलिटिकल फंडिंग हो गई, आपने केवाईसी और एक पूरा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, दे आर ऑल कीपिंग द आईज क्लोज। जो मैं बहुत स्ट्रांगली चीज आपको कहना चाहता हूँ, आई हैव नॉट सीन चेंज हैपनिंग, नीदर आई एम एक्सपेक्टिंग। ये जो हमारी इंस्टीट्यूशंस है, जिसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एक ये प्रेस, देयर इसमें मतलब ये जो मेन संस्थाएं हैं, देयर इज सो मच ऑफ इरोजन इन दैट, देयर आर नो चेक्स एंड बैलेंसेस, जिसकी वजह से आप ये कुछ पूछ पाए। सो ये जो चल रहा है, अगर देखिए लॉ स्ट्रांग हो, आप देखते हैं इतना कैश अनर्थ होता है, हर इलेक्शन में होता है। गाड़ी पकड़ी गई, लेकिन किसको पकड़ा गया? एक ड्राइवर को पकड़ा गया। आपने शायद कभी ना ही सुना होगा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो हेड है, क्योंकि जब पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर होती है, दे गिव एन एफिडेविट that they will abide by the Constitution of India, they will follow the Constitution rules, whatever the provisions are there. But these are all electoral malpractices. Why can't? But यहाँ पे जो from experience we have seen, yes, institution से मेरी jurisdiction में नहीं है, ये मेरे कानून में नहीं है, इसमें तो 6 महीने की सजा है। आप 6 महीने की सजा तो दीजिए, आप ये क्यों कह रहे हैं नहीं हमने अभी गवर्नमेंट को लिखा है कि 6 महीने का जो फॉल्स एफिडेविट है उसको 2 साल कर दिया जाए, तब थोड़ा आप 6 महीने में किसी को भेजिए तो सही, शायद 6 महीने से थोड़ा डिटरेंट, बट द केस इज नेवर डिसाइड। सो इट इज नॉट ब्लेमिंग एनी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। और एक जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारे देश में भी कई दफे बहुत बड़ी बात होती है कि हम विश्व की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं या सबसे पुरानी डेमोक्रेसी हैं, जो यूएस के लिए बोला जाता है। एक यूनाइटेड नेशंस का ट्रीटी है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। इंडिया हैज साइंड दैट ट्रीटी एंड इंडिया हैज रेटिफाइड ट्रीटी। उसमें यूएन को इंडिया हैज गिवन एन अंडरटेकिंग दैट दे विल हैव रिफॉर्म्स, दे विल हैव ट्रांसपेरेंसी इन द फंडिंग ऑफ इलेक्शंस।
वहां पे आपने इंटरनेशनल सर्किट पे वो दिया हुआ है, लेकिन व्हाट इज द सिचुएशन बैक इन द कंट्री? देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी व्हिच इज देयर। नहीं, बट मैं सर वही कहूंगा ना, इलेक्टोरल बॉन्ड आने से सर ट्रांसपेरेंसी, देखिए आईएफबी का एक स्टैंड अलोन केस है क्या? मैं कुरैशी सर के पास आऊंगा इस सवाल के साथ। आईएफबी का सर कुरैशी सर, मैं कुरैशी सर के पास, सर आईएफबी के स्टैंड अलोन केस से क्या हम कोई सबक नहीं ले रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, ये हर जगह चुप्पी क्यों है? इसको मीडिया में गाए बगाए उठाया जा रहा है, इस पर रेगुलेटर जैसे मैंने आपको कहा चुपचाप हैं, इस पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज चुपचाप हैं, यहां तक कि इंडस्ट्री चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए लोग चुपचाप हैं। क्या हम इसे क्लासिक एग्जांपल बता के एक रिव्यू नहीं कर सकते कि इलेक्टोरल बॉन्ड किस तरफ जा रहा है? हमारा आइडिया जो था क्या उसी तरफ जा रहा है या कहीं और जा रहा है? देखिए, मैं तो पहले दिन से ही इसके ऊपर बोलता रहा हूं और आर्टिकल भी मैंने कई लिखे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड बिल्कुल ऑपोजिट रिजल्ट लेके आ रहे हैं जो जैसे कि समझा जाता था। और द फैक्ट के एक पर्टिकुलर पार्टी को, जो रूलिंग पार्टी को ज्यादा, वो तो चलो नेचुरल होता है कि जिसके पास पावर होती है उसके पास पैसे ज्यादा, लेकिन ये कि किसने किसको दिया इसको छुपाना ये बिल्कुल अनपार्डनेबल है। क्योंकि क्विड प्रो को नाम का जो है कि फ्री लंच तो कोई होता नहीं, किसी ने 10-20 करोड़ दिए तो उसका उनको फायदा क्या उठाया मिलेगा? नहीं, बट सर ये भी तो है ना, अगर किसी ने किसी को बता दिया कि मैंने अमुक पार्टी को पैसा दिया है, कल के दिन ऑपोजिशन वाले आएंगे। हमारी तो डेमोक्रेसी है सर, एक पार्टी रूल तो रहेगा नहीं। अगले दिन ऑपोजिशन वाले आएंगे, वो धमकाना शुरू कर देंगे। तो एक तरह से तो रिफॉर्म है इस। हाँ, नहीं, मैं बताता हूँ आपको, पिछले 65 साल से भी तो देश में पॉलिटिक्स थी, इलेक्टोरल डोनेशन थे, और जैसे कि किसी ने बोला कि वो लोग क्या करते थे कि हर पार्टी को डोनेशन दे दिया करते थे कि कोई भी पार्टी पावर में आ जाए मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो पहले तो ये सिस्टम ठीक ही चल रहा था। सिर्फ इसमें जो इम्प्रूवमेंट हुई है कि भाई कैश के ट्रांजेक्शन के बजाय बैंकिंग, वो कोई बात नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड को इतने आपको इतना प्यारे लगते हैं, चलने दीजिए, बस ये बता दीजिए किस ने किसको कितना दिया, डिस्क्लोजर कर दीजिए। ये 30 सेकंड का डिसीजन है, ये सरकार ले ले और बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा। अब ये इस पर बिल्कुल सर, इस इलेक्टोरल बॉन्ड पर जब से बहस शुरू हुई है, इस पर दो तरह के पक्ष रहे हैं, लेकिन बिल्कुल आज की जो हमारी बहस है, देखिए आईएफबी के केस से दो पक्ष हैं। एक पहला जो प्राइम पक्ष है, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स का क्या दुरुपयोग हो रहा है, क्या कान इधर से नहीं उधर से पकड़ के ये उगाही का ही जरिया बन रहे हैं अंततोगत पर। दूसरा जो पेन है, एक कंपनी का पेन है, कॉरपोरेट का पेन है कि वो चाहे न चाहें पॉलिटिकल पार्टीज का दबाव उन पर है। अब वो अपना मुनाफा अपनी ग्रोथ के लिए लगाएं, स्टेक होल्डर को बांटने में लगाएं, अपनी वेल्थ को वो अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर करें या पॉलिटिकल पार्टीज को दें। ये एक बड़ा सवाल है जो आईएफबी के केस से उठता है। मुझे लगता है कि ये बहस आगे तक जानी चाहिए, क्योंकि ये सवाल अंततोगत्वा हमारी कॉर्पोरेट की वेल्थ एंड हेल्थ का भी है, उसकी जो इंटरनल हेल्थ है उससे रिलेटेड ये इशू है, क्योंकि हमारा कॉर्पोरेट हमारी इकोनॉमी का सबसे बड़ा ग्रोथ का पहिया है। लिहाजा इस पर बात करना आगे आवश्यक होगा। बहरहाल आज की इस बहस में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे शो पर आने के लिए। कुरैशी सर, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच सर। अनुराग मित्तल सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। सुनील अलग भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।